हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 लेवल के क्वेश्चन आंसर जो कि 9 मई 2022 को आने वाले हैं। शिफ्ट पहले के यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 9 मई को ये पहली शिफ्ट हुई थी, उसके प्रॉपरली मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और लेवल चेक करेंगे किस लेवल तक से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके फ्यूचर एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर आप में से किसी बच्चे ने इस यूट्यूब चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो इसको सब्सक्राइब एंड ज्वाइन कर लो। आने वाले टाइम के अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के काफी अपडेटेड क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम यहाँ पे मिलेंगे, तो उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी मेरी फ्री क्लास होती है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पर आप जो को ज्वाइन करने पे फ्री में काफी पीडीएफ भी मिलेंगी, जहां पर आप न्यू न्यू क्वेश्चन को ट्राई करके अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम टेकन by a 450-meter long train running at this speed to cross a man। मैन की बात हो रही है, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं करना, मैन को क्रॉस करना है। तो मैन को क्रॉस करना हो तो आपको याद रखना है कि डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, बट यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 450 मीटर। और मैन की हमेशा याद रखना, मैन को क्रॉस करना है तो मैन का डिस्टेंस हमेशा जीरो लेते हैं, डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड। क्योंकि यहाँ पे मैन यहाँ पे चल नहीं रहा, मैन यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है। डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड दैट इज 54, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको हम यहाँ पे 5/18 करेंगे टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 3 बार, 5 और 3 15, 15 इससे कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 30 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। A certain sum compounded interest become this when compounded annually after 2 years and this after 3 years। तो उसने यहाँ पे सम पूछा है। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। और कभी भी बिकम लिखा है तो बिकम का मतलब याद रखें कि हमेशा अमाउंट का जिक्र करते हैं। बिकम का मतलब क्या होता है, अमाउंट। क्लियर। तो ये थोड़ा सा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसको करने के देखो शॉर्टकट भी है, इसके करने के मेथड भी है। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो काफी बच्चों को अमाउंट में कंफ्यूजन हो सकती है। अमाउंट इज दैट मनी जो आप बैंक में जमा करवा रहे हो और बैंक से इंटरेस्ट भी ले रहे हो। बैंक में जमा करवा भी दिया और बैंक से इंटरेस्ट भी वापस ले लिया, उन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा। क्लियर। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास P+1+R डिवाइड बाय 100 की पावर T फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं, यहाँ पे 56 180, ये मैं आपको प्रॉपरली एक बेसिक मेथड बता रहा हूं जो कि आपका एक फॉर्मूला मेथड है। शॉर्टकट हम बाद में करेंगे अभी। और यहाँ पे पावर कितनी आएगी इसकी, 2, क्योंकि आर हमें नहीं पता, ठीक है। और अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं 59550.80, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास प्रिंसिपल 1+R डिवाइड बाय 100 की पावर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। या तो आप क्या क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे, पी पी यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से आपको डिवाइड करने के बाद आपको आर निकल के आएगा। आर को यहाँ पे फिल करोगे तो पी निकल के आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का एक बेसिक किताब का फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आप सारे बच्चों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि हमारा शॉर्ट अप्रोच होगा, उसको भी आप सारे बच्चे अंडरस्टैंड करें। उसको R% निकालने के लिए आप बोल सकते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, बट आपको मेरे ख्याल से कोई मेथड की जरूरत नहीं है। हम प्रिंसिपल को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1 साल के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास यहाँ पे अमाउंट। अभी रुको, यहाँ पे मैं दोबारा समझा रहा हूँ। जो वैल्यू ये आई, अगर मैं उसको जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वही नंबर अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास दूसरे साल के बाद भी क्या आएगी, यहाँ पे अमाउंट आएगी, जो कि मेरे पास कितनी यहाँ पे 56,180 रुपए, ठीक है। और अगर जो नंबर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, अगर मैं उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दूं सेम वेरिएबल को, तो मेरे पास यहाँ पे 3 साल का डाटा जो आएगा अमाउंटेड, वो आएगा यहाँ पे 59,550.80। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आप सारे बच्चे चेक कर लो कि अगर हमने ये वाला वेरिएबल एक्स ढूंढ लिया, उसको यहाँ पे और यहाँ पे रख के तो पी निकल जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इस डाटा से कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पर 59,550.80 डिवाइड बाय 56,180। तो ये वेरिएबल आया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल को लिखा और इस x को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। थोड़ा मार्कर यहाँ पे रुक रहे हैं। 59,550
0.80 divided by 56180. That must be multiplied by 5955 0.80 divided by 56180. पहले साल का डाटा दूसरे साल का डाटा अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साल की अमाउंटेड वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से 56180. दैट इज द कैलकुलेशन फॉर्मेट. क्लियर. अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन होगी और यहाँ से पी निकल के आएगा. को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये डाटा आएगा मेरे पास 50,000 जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा. थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है बट नहीं तो पहले वाला मेथड यूज कर सकते हैं, वहां से आर निकल जाएगा, वहां पे भी आपकी कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे भी होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं. सम इंक्रीज बाय 75% इन 10 ईयर्स. 10 साल के अंदर अंदर 75% का डाटा बढ़ रहा है. अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की तो बाय व्हाट परसेंट, कितने परसेंट का सेम सम जो है वो इंक्रीज होगा अगर हम 6 साल की बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर. अगर बात है सिंपल तो क्वेश्चन भी सिंपल होगा. हम सीधा ही बोल सकते हैं कि 10 साल के बदले में यहाँ पे 75% का डाटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो एक साल में के बदले में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 10 कर देंगे हम यहाँ पे. ठीक है कि नहीं. तो अगर उसने पूछा यहाँ पे 6 साल के बारे में तो सीधा लिखेंगे 6 साल का डाटा कितना इंक्रीमेंट लेकर आएगा, 75 डिवाइड बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे 5 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 45% का इंक्रीमेंट होगा. ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन जो है पूछा गया है. या तो आप इसके अंदर थीटा ज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री से ग्रेटर देन थीटा होगा, या तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री हो सकता है बट 90 से छोटा होगा. 45 डिग्री फिल नहीं कर सकते, अगर 1 फिल करेंगे तो 1 बाय 1 माइनस 1 हो जाएगा 0. तो 1 बाय 0 करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. बाय द वे ये क्वेश्चन आपका 30 डिग्री 60 डिग्री से भी फिल नहीं होगा. आप सारे बच्चे इसमें फिल करके देखो, यहाँ पे 4 नहीं आएगा. मान के चलो ये 30 डिग्री फिल करने से ये 4 आ जाता है तो आप इसके अंदर भी 30 डिग्री फिल करके अपना आंसर लेकर आ सकते हैं. ठीक है. या तो ये थीटा अप्रोच होगा या फिर आपका बेसिक अप्रोच काम आएगा. सीधा डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लो. यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का पार्ट है तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये वाला डाटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. ये एलसीएम आई होप सब बच्चों को इतना बेसिक तो जो है पार्ट जो है वो आता होगा. ठीक है ना. यहाँ पर 1 होगा और ये वाला 10 से कट जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे चेक करो ये 4 के बराबर है. यहाँ पर आप चेक करोगे ये आएगा 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 4. ये इससे कट जाएगा 2 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2. क्लियर. तो tan थीटा यहाँ पे हम उधर ले जाते हैं और 1/2 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये डाटा आ जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2. सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा. इतना सा सॉल्व हो जाएगा. और हमें सब बच्चों को एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो tan स्क्वायर थीटा होता है अगर मैं उसको सीकेंट थीटा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसका एक हमारे पास एक बेसिक अप्रोच है. ठीक है. तो बेसिक अप्रोच आप सब बच्चों को आनी चाहिए. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो सीकेंट का स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2. अगर मैं इस tan स्क्वायर थीटा की बात करूं तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब ये 1/2 को भी उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2. अब हमारे पास यहाँ पे इसका डाटा तो क्लियर हो गया ना ये वाला कि ये 3/2 हो गया डाटा फिक्स. अब हमें कॉसेक चाहिए तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे. तो कॉसेक के कन्वर्ट करने के लिए आप इसको रिवर्स कर लो. अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कॉस का स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3. एक्चुअली में जिनको नहीं पता है ये पता होना चाहिए सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा. तो मैंने जब यहाँ पे इसको कॉस में कन्वर्ट किया 1 बाय कॉस आएगा तो ये डाटा ऐसे ही रहेगा. तो मैं जब इन्वर्स करूंगा तो कॉस ऊपर लेकर आऊंगा तो ये डाटा भी इन्वर्स हो जाएगा. क्लियर. अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख सकता हूं तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा का डाटा निकालोगे तो ये आएगा 1 माइनस 2/3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 1/3. और कॉसेक का इनवर्स क्या, साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा. बट मैं कॉसेक थीटा अगर लेकर आऊंगा तो यहाँ पर ये 1/3 ही होगा अगर मैं इसको इनवर्स में लेकर आऊंगा. जब मैं ऊपर लेकर आ जाऊंगा तो इसका डाटा 3 आएगा और इसका मतलब है इसका डाटा मेरे पास 3 होगा. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 9/2. दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए.
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन का है, सीधा डायरेक्ट हमने बॉड मास का यूज करना है और सीधा हमारा आंसर आएगा। बॉड मास के अंदर आपको पता होगा पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड। तो हम ब्रैकेट के अंदर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको कट करेंगे, 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा 18। 18 में से 16 को माइनस करेंगे 2, 2 हम इसको ऐड करेंगे 42, 42 के इंटू करेंगे यहाँ पे 4 से, ठीक है। तो 42 इंटू 4 करेंगे, ये होगा 8 और 1 6, तो 168 आएगा। और प्लस कितना आएगा, ये 20। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इनको ऐड करके इसमें से माइनस करना है, तो 92 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 76 का माइनस का उत्तर आएगा। ये मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया, ये आप सारे बच्चे खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ एलसीएम से। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम आता है तो अच्छे से आपका आंसर आएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में। एचसीएफ एलसीएम का सीधा डायरेक्ट मतलब क्या होता है, हायर कॉमन मल्टीपल। एक तो हमारे पास है कि हम ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हैं। मान लो आप में से किसी बच्चे को ट्रेडिशनल मेथड नहीं आता, ठीक है, तो हम सीधा देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 35, तो 35 से डिवाइड हो गए क्या सारे नंबर। हमें यह चेक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 245 है तो आप इसको 35 से डिवाइड कर लो। पहले 5 के टेबल पे आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 49, फिर ये 7 के ऊपर भी कट गया। इसको भी आप सारे बच्चे चेक कर लो, ये भी कट जाएगा। इसको भी चेक कर लो, ये भी कट जाएगा। और यही आपका इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा, ठीक है। अगर सर ये नहीं होता तो फिर बाकी ऑप्शन ट्राई करने पड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका एक ट्रेडिशन मेथड भी है हमारे पास, अगर आपने किसी ने भी पढ़ा होगा, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे यहाँ पे, फिर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो यह हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मेरे पास 350 आ जाएगा। ये एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि 350 आ भी रहा है। हाँ 350 आएगा, तो ये 350 हमारे पास आ गया। फिर हम इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 35, और इस डाटा को यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे लिखने के बाद आप चेक कर लो, 175 था तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 175 से कट गया। अगर ये कट के 0 आ रहा है तो मतलब इन दोनों का, किसका, ये छोटे और बड़े नंबर का ये वाला नंबर जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। बट इतना क्वेश्चन खत्म नहीं होता, फिर इस नंबर को दोबारा से हमें यहाँ पे रख के डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से भी कट गया तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। अगर नहीं कटा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा अलग अलग जाके, फिर आपको इसको आगे लेकर जाना पड़ता है यही मेथड से दोबारा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। A person cover a certain distance at a certain speed. If he increase his speed by 30%, then he take 15 minutes less. Find the time taken by him to cover the distance by traveling at the original speed. स्टार्टिंग की स्पीड से अगर जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। मान लो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में 100 थी, ठीक है, बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी, 130 होगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बोल दूं कि स्पीड की रेशियो बना लो, तो स्पीड की रेशियो तो यहाँ पे 10 और 13 बनेगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम की रेशियो निकाल लो, तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 13:10 हो जाएगी। और टाइम में देखो गैप कितना आ रहा है 3, और गिवन कितना है मेरे पास यहाँ पे 15 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ कि एक की वैल्यू यहाँ पर 5 मिनट होगी। अगर एक की वैल्यू 5 मिनट होगी तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 65 मिनट। और 65 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 घंटा 5 मिनट। क्लियर, यही उसकी ओरिजिनल टाइम होगा, ये इसका सही उत्तर है। सर अगर ओरिजिनल नहीं पूछते हमसे, ये पूछ लेते, ये बताओ कि इंक्रीज करने के बाद जो नया टाइम आएगा वो कितना है, तो वो हमारे पास 10 है। तो 10 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे तो हमारे पास 50 मिनट अभी लग रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला पूछा गया था, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 1/7 ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को हमेशा याद रखें, 10x प्लस y लिखा जा सकता है। और उसने बोला है कि इस जो 2 डिजिट नंबर है इसका 1/7, इसका 1/7 15 नंबर कम है हाफ ऑफ ए दिस नंबर। पहली बात तो यही नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई। हमेशा याद रखना 2 डिजिट के नंबर को 10x प्लस वाई लिखा जाता है, और अगर उन्होंने हाफ बोला हुआ है यहाँ पे तो हम इसका हाफ लिखेंगे। और ऊपर से ये लिखा है कि ये वाला नंबर इसके हाफ से 15 कम है, अगर इसमें से मैं 15 नंबर कम कर दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये वाला डाटा आप इधर लेकर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/7 10x प्लस वाई माइनस 1/2 ऑफ 10x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 15 आएगा हमारे पास डाटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना आएगा 40, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो माइनस ऑफ 5 10x प्लस वाई आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा -15 के बराबर। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 आपका इससे कट जाएगा 3 बार, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 10x प्लस वाई
दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 3 करेंगे 42। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर 14 इंटू ये वाला नंबर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डाटा आ जाएगा यहाँ पे 42। और अगर उनकी बात करें, उन्होंने बोला इन दोनों डिजिट का नंबर का सम बताओ, तो इन्हीं का सम बताना है। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर आपके पास फिर से एक बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के लिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे 14 जो इससे कट जाएगा 4 बार, और 2 की पावर 4 कितना होगा, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। 14 को इससे कट करेंगे 4 बार, 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। क्लियर। फिर आप इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे 2 बार, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 10 इक्वल टू जेड। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 26, 26 में से 24 को माइनस करेंगे 2 इक्वल टू जेड, तो जेड की वैल्यू 2 आएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। जो ए हमारे पास है वो किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। एक वुमेन है, वो यहाँ पर उसी काम को 30 डेज में खत्म करती है। उन्होंने बोला कि 2 मैन और 3 वुमेन का यहाँ पर काम बताना है, कितने दिन के अंदर यही काम खत्म कर पाएंगे। ठीक है। तो आपके पास करने के इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको बाय रेशो मेथड कर सकते हो, दूसरा तरीका बाय आप इसका एलसीएम मेथड कर सकते हो। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 60। मान लो 60 जीबी का डाटा खत्म करना है, अगर 20 दिन में खत्म होगा तो इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। अगर 30 दिन के अंदर 60 जीबी डाटा खत्म होगा तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी पर डे। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे का काम। ठीक है। और अगर हम बात करें ए के कितने पर्सन है, यहाँ पर मैन कितने 2, तो मैन की एफिशिएंसी है 3। अगर एक पर्सन की एफिशिएंसी 3 है, 2 पर्सन की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। और अगर एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 है तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे टोटल मिला के 6। तो यहाँ पर 6 और 6 टोटल कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 12। 6 एफिशिएंसी इसकी, 6 एफिशिएंसी इसकी, तो 12 एफिशिएंसी एक दिन में खत्म हो रही है। 12 जीबी का डाटा एक दिन में खत्म हो रहा है। तो 60 जीबी का डाटा खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे 5। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 11 नंबर काफी बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वैसे तो। बट अगर मैं बात करूं y की, तो y कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 10.2 डिवाइड बाई ये 0.17 है, इसको हम यहाँ पे इधर लिख लेंगे। ठीक है। इसको आगे लिखेंगे यहाँ पे 102 डिवाइड बाय 17। 102 का जो है इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, और पॉइंट जो यहाँ पर है इसका जो डबल जीरो है वो ऊपर चला जाएगा। आप सारे बच्चे इसको कट करेंगे, 17 को इससे कट करेंगे 6, 6 इंटू 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉड एंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो हमें यहाँ पे मीन पता होना चाहिए क्या होता है, मॉड पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो मॉड मीन के लिए आपको सब बच्चों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि मीन का मतलब होता है सबको ऐड कर दो, ऐड करके जितने नंबर है उतना डिवाइड कर दो। मीन एक तरीके से क्या होता है, मीन एक तरीके से एवरेज होता है। तो सारे बच्चे इनको ऐड कर लो सबसे पहले। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखो 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 एंड 6 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 15, 15 एंड 7 22, 22 एंड 8 30, 32 30 एंड प्लस 12 42, 42 एंड प्लस 12 ऐड कर लो पहले, 42 प्लस 12 54, 54 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 66, 66 प्लस 5 कर लो, 66 प्लस 5 करेंगे 70, 66 प्लस 7 5 करेंगे 71, 71 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 80। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल सम आएगा 80, और इनको नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो इसका हमारे पास मीन कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें मॉड, तो मॉड क्या होता है, मॉड वो होता है जो कि आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 एक बार आ रहा है, 5 देखो 5 आपके पास 2 बार आया। ठीक है। 6 आपके पास एक बार आया, 7 8 सारे के सारे एक दो बार आ रहे हैं। बट अगर 12 की बात करो, 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जो 12 जो है सबसे ज्यादा बार आया है 3 बार, बाकी सारे नंबर 2 बार एक बार आए हैं। तो मॉड आपका वो होता है जो नंबर ज्यादा बार आता है। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4 नंबर। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं।
द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल। पहली बात तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो बाउंड्री के ऊपर चलते हैं उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। मान लो मैं बाउंड्री के ऊपर चलना चाहता हूँ या फिर इसके ऊपर रस्सी बांधना चाहता हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड 2 × पाई × r। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस की, तो ये हमारे पास 308 के बराबर है। तो 2 से आप इसको पहले कट करोगे, ये आएगा हमारे पास 154। फिर आप इसको 12 के टेबल पे कट करोगे, तो यहाँ पर पहले आप इसको 2 के टेबल के ऊपर कट कर लो, 77, फिर आएगा 7। इसको सिर्फ कैंसल आउट ही कर रहा हूँ, तो आर हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, 7 × 7 दैट इज इक्वल टू 49। अब उन्होंने बोला कि इसका एरिया बताओ क्या होगा। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वी कैन से 22/7 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 49 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे 7 आएगा, फिर 7 को आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 7, 5 और 4, 6। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर बाय कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 14 के ऊपर। राम गेव ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस of an item, still gain 12.5%. How much would Ram gain if he sold the item at the mark price? ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, मार्क प्राइस अपने आप में 100 होता है और सीपी अपने आप में 100 होता है। क्लियर, अगर हम बात करें मार्क प्राइस की तो अपने आप में 100%, सीपी की बात करें वो अपने आप में 100%। ये नहीं है कि मार्क प्राइस इक्वल टू सीपी, ये गलत बात है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके 10% डिस्काउंट का, तो इसका 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90 की आइटम बेचेंगे। और अगर बात करें 12.5% का गेन का, तो इसका 12.5 बढ़ाएंगे, तो इसके बदले में आपको यहाँ पे कितना परसेंट, कितने का गेन हो जाएगा यहाँ पर 112.5 के बदले में। तो आप चेक कर लोगे, यहाँ पे 12.5% इसका बढ़ा दोगे। ठीक है, मतलब ये 90 की वैल्यू अब इसके बराबर है। अगर उन्होंने मार्क प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो 100 का 100 बेचा उसने। अगर 90 की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर है तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 112.5 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, बाय यूनिटरी मेथड ये आपका 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ये वाली जीरो इससे कट गई, ये वाला पॉइंट हटेगा जीरो, और ये वाला जीरो इससे कट गया, बस इसको 9 से डिवाइड करना है। तो 9 एकम यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 22 दैट इज 2 टाइम, 48 दैट इज 9 टाइम। क्लियर, सॉरी 9 नहीं 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो अगर 100 की आइटम होगी तो आपके पास 125 की बेच रहा होगा, तो सीपी से कितना परसेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 25%। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। The average of 30 number is given, average of the first 50 number is given, average of the last 12 number is also given, and what is the average of 68, 74 and the remaining of the 3 number? So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज का क्लियर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। और अगर मैं सम को यहाँ पे चेक करूँ तो वो होगा मेरे पास यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे 30 का 55 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये नंबर है और ये इसकी एवरेज है, तो क्या डायरेक्ट सम आ जाएगा, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 55, ये हमारा सम आ गया। और अगर मैं 15 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 नंबर का भी सम आ जाएगा। और अगर मैं 12 को यहाँ पे 56 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसका भी यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों का सम आ गया मेरे पास यहाँ पे। ये हमारे पास टोटल 30 के 30 नंबर है, इसमें से 15 नंबर ये वाले माइनस करें और 12 नंबर ये वाले माइनस करोगे, तो क्या 3 नंबर का सम आएगा। यहाँ पर आप सारे बच्चे इसको इसमें से अगर माइनस करोगे तो क्या 3 जो नंबर बच गए उसका सम आएगा मेरे पास। और वो 3 नंबर का सम जो भी आया, जो भी मेरे पास सम आया 3 नंबर का सम, और 2 नंबर हमने और ऐड कर दिए। कौन सा नंबर, एक है 68, एक है 74, तो 2 नंबर और ऐड कर दिए। तो हमें पता है सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज, तो ये हमारे पास सम आ गया। नंबर कितने टोटल 5, क्योंकि ये 3 नंबर का सम है और ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर, तो सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो हमारे पास एवरेज आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट जरूर है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला आएगा, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस दैट इज गिवन, मार्क प्राइस विच इज इक्वल टू 5 एंड द रेशियो ऑफ द सीपी, ratio of the mark price and the CP that is equal to 3, that is given 5:3. And the selling price which is equal to 3024. The shopkeeper gave two successive discounts, 16% and 28%. How much profit or loss percent is there? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो मार्क प्राइस होता है उसी के ऊपर डिस्काउंट वैल्यू दी जाती है। अगर आपके पास 5 और 3 है तो यहाँ पर आप इसको ना 500 और 300 मान लो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए।
इवन आप x से इसको आसान कर सकते हैं, आप x भी लिख सकते हैं, बट 500 और 300 मान लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस कितना हमने माना यहाँ पे 500। पहला डिस्काउंट है 16% का, तो 16% का डिस्काउंट का मतलब तो ये होगा 100 में से माइनस कर दो। दूसरा डिस्काउंट है 20% का, तो 20% 100 में से माइनस करेंगे, ये भी आ जाएगा 80/100। तो आप सिंप्लीफाई करोगे, ये हमारे पास आएगा 336। तो सारे बच्चे अगर इतना सॉल्व कर पाए हैं, तो सारे बच्चे अगर मैं आपको यहाँ पर बोल दूं कि चलो एसपी लिखो, तो एसपी कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 336 आएगा ना, इसके ऊपर डिस्काउंट देने के बाद। और क्वेश्चन वालों ने एसपी कितना दे रखा है 3024। आप खुद ही चेक कर लो कि सीपी अगर 300 है और एसपी अगर 336 है, तो प्रॉफिट तो हुआ है कितने का, 36 का प्रॉफिट हुआ है हमारे पास। प्रॉफिट हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ, तो लॉस वाले ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे एसपी की, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, यहाँ पे 3024 गिवन है। कब आएगा, जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला नंबर कितना होगा 324। तो इतने का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल विद ए बी 10, बी सी 10, 8। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास सी एंड डी। और उन्होंने इसमें कंडीशन दे रखी है, जो ए से लेकर बी तक की वैल्यू है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है ये 8 है। एक्चुअली में जितनी लेंथ बीसी की होगी वही लेंथ हमारी एडी की होगी, ठीक है। और उसने लिखा है ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग द साइड ए बी बी सी सी डी। ए बी बी सी और सी डी को टच करता जा रहा है, तो सर्कल हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे होगा। सर्कल हमारे पास यहाँ पे टच करता हुआ जाएगा, और जिसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इससे, उन्होंने क्या पूछा है, इसका ट्रायंगल का एरिया बताओ ओबीसी का, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ओ आएगा। अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूं यहाँ पर, और इसको इसके साथ मिला दूं यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ओबीसी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपने कभी भी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना हो, सबसे पहला पॉइंट आपका बेसिक यही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होगा, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस। अगर आप सारे बच्चे देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बेस यहाँ पर बी और सी को ले लेता हूँ, तो बेस मेरे पास 8 हो जाएगा, क्योंकि यही तो वैल्यू 8 है। और अगर मैं मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट को यहाँ पे डिनोट कर दूं, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, तो वो हाइट मेरे पास आएगी 4। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 16 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट अब कहानी आती है कि यहाँ पर ये 4 जो है वो आया कैसे, ये हमारे पास हाइट जो है ये 4 कहाँ से आई। आप सारे बच्चे देखो, सिंपल सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पास होकर एक लाइन निकलेगी, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। और डायमीटर का बिल्कुल ये हाफ पॉइंट ही होगा ना, यहाँ पर रेडियस तो इसका सर्कल का हाफ होता है। और जो हमारे पास डायमीटर है, क्या वो इसकी लेंथ के बराबर होगा, 8 के बराबर। और 8 का अगर मैं यहाँ पर हाफ कर दूंगा, तो 8 का यहाँ पे हाफ करेंगे, तो क्या ये वाली लेंथ मेरे पास यहाँ पे 4 आएगी। इसी वजह से हमने यहाँ पे 4 लिखा है। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे स्फेरिकल शेल के बारे में गिवन है। आउटर रेडियस आपके पास गिवन है 9 एंड थिकनेस है 1। अगर आउटर रेडियस की बात करें वो हमारे पास 9 है, तो इनर रेडियस 8 होगा, तभी तो थिकनेस 1 की होगी। उन्होंने इसका यहाँ पे वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, दैट इज 4/3 इंटू पाई। पाई इक्वल टू क्या होगा 22/7 एंड मल्टीप्लाई बाय द बिगर रेडियस, ठीक है। यहाँ पे क्यूब होगा माइनस स्मॉलर रेडियस का क्यूब, ये हमारे पास शेल का वॉल्यूम होता है। तो 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सिंपल हम 9 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 729। 8 का क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 512। आप सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। 19 नंबर आपका प्रॉब्लम ऑन 8 से क्वेश्चन पूछा गया है। 5 इयर्स अगो जो फादर है और सन है, फादर एंड सन की रेशियो यहाँ पे गिवन है। देखो आपको सिंपली समझना है, क्योंकि अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आपको ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी ऐसे ही लिख सकते हो। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको पता होगा, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से एक्स लगा सकते हैं। और ये रेशियो का मतलब भी क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू। और ये आपके पास 5 साल पहले है, तो 5 साल पहले की वैल्यू ये है, तो 5 साल बाद की वैल्यू प्रेजेंटली आएगी। तो प्रेजेंट लेकर आने के लिए मुझे यहाँ पर 5 और 5 का ऐड करना पड़ेगा यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू जो है वो प्रेजेंट आ चुकी है। उसके अनदर 5 इयर्स के आगे जाकर फादर जो है वो 499/4 रेशियो बना लेता है।
ये प्रेजेंट से आगे जाके 5 साल और इनकी रेशो क्या हो जाती है, यहाँ पे 9:4 बन जाती है। ठीक है, उसने पूछा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ द सन। सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी एज निकाल लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट। अगर हमने प्रेजेंट एज निकाली तभी हमारा क्वेश्चन आगे हो पाएगा। आगे बढ़ने से पहले सब बच्चों को बता दूं, इसके शॉर्टकट भी हैं कि अगर आपके पास इसका गैप 5 है, यहाँ पे गैप 5 है, तो आप सीधा भी कंपेयर करके कर सकते हैं। बट अभी मैं बता रहा हूँ जिनको ये नहीं आता तो आप इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 28x, यहाँ पे होगा 10 और 4 ये 40, ये आएगा 18x प्लस 10 इंटू 9 करेंगे यहाँ पे 90। इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10x, इसको इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे 50। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5, और x की वैल्यू 5 लेकर आने के लिए आप यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7x और 2x, क्योंकि x जहाँ पे माना था हम वहीं पे रखेंगे। तो x हमारे पास कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 35 एंड 10। जो हमारे पास ये उम्र आई है ये प्रेजेंट नहीं है, ये 5 साल पहले की उम्र आई है। तो प्रेजेंट निकालने के लिए इस उम्र में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 साल दोनों में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट निकालने के लिए हम अगर ऐड करेंगे तो इसकी उम्र 40 आएगी और इसकी उम्र आएगी 15। उन्होंने ये पूछा कि ट्वाइस कितने साल के आफ्टर जाके होगा। ठीक है, तो 40 और 15 तो भाई ऑप्शन ही पिक कर लो। अगर आप ऑप्शन पिक करोगे तो 10 ऐड करोगे, अगर आप इसको 10 ऐड करोगे ये 50 हो जाएगा, तो 10 ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा 25। तो इसका ट्वाइस हो रहा है, तो मतलब यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। एक और बॉड मास से क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है पेपर के अंदर। अगर हम इसको बॉड मास की बात करें, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 3, तो 12 में से 3 बाहर करेंगे 9, 9 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 13। ऐसे ही आप इसको चेक करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 करेंगे यहाँ पे 27, 27 में से 7 बाहर करेंगे 20, 20 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 26। आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये आएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। नंबर 21 आपका एक अलजेब्रा से क्वेश्चन है। इसको करने के दो तरीके होंगे, एक तो y की वैल्यू को यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, जो 4 है इसको आप इधर लेकर जाओगे तो यहाँ पे आएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे दोनों साइड अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 4 की पावर क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6, इसकी भी पावर यहाँ पे क्यूब। क्यूब इसका क्यूब रूट से कट जाएगा तो ये तो डाटा फिक्स है 6 आएगा। बट अगर इसकी बात करें तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ बी ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे चेक करोगे y का क्यूब ये आएगा 64, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 48y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 12y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6। बट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 100, तो अगर हमारे पास यहाँ पे y का क्यूब तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 12y का स्क्वायर ये भी ठीक है, प्लस 48 का y है ये भी ठीक है, यहाँ पे 64 है। अगर 64 यहाँ पे है, अगर हमें चाहिए यहाँ से 100, तो मैं क्या यहाँ पे 36 ऐड कर लूं। अगर मैं 36 इधर ऐड करूंगा तो 36 राइट साइड भी ऐड होगा। इसको ऐड करने के बाद हमें पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा 100, और हमारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर, मतलब 42। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर के इज द एवरेज ऑफ दिस वेरिएबल्स। ठीक है, तो एवरेज के लिए आप सब बच्चों को पता होना चाहिए वो क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर। तो सम हमारे पास क्या होगा 13 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 26 डिवाइड बाय क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 से। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लो, यहाँ पे 13 और 15 हो जाए, इसको सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। 3 एंड 5 8, 8 एंड 6 14, 14 एंड 5 19, 19 एंड 6 25। तो 5 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 2 एंड 2 4 एंड 2 6, 6 के बाद 7 8 9, तो ये हमारा यहाँ पर ऐड करने के बाद 95 आएगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 19। और ये मेरे पास आएगी k की वैल्यू, इस k की वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास डाटा क्या आएगा, मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा 38 प्लस 7 दैट इज 49। 49 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। k is the product of the greatest and smallest of the numbers from this series, find the value of this। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर k जो है वो प्रोडक्ट है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, तो आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इस फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, याद रखना सारे स्टूडेंट।
कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये डाटा लिख दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, ये लिखा हुआ है 2/3, यहाँ पे है 4/5 और आगे हमारे पास है 5/8, यहाँ पर है 3/4। एक तो तरीका है कि आप 1/4 को सीधा ही चेक कर सकते हो कि पॉइंट यहाँ पर ये 25 होगा और 2/3 आपके पास 0.66 होगा। इसको आप सीधा भी डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ पे 5/8 को भी चेक कर सकते हैं, 0.625 होगा, 3/4 होगा 0.75। ठीक है, तो यहाँ से आप ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सीधा भी निकाल सकते हैं वैल्यू कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 0.25 और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 0.8। तो हमारे पास प्रोडक्ट ही इन दोनों का होगा, मतलब यहाँ पर जो के होगा वो क्या होगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 होगा। तो आप दोनों जब इनको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू 1/5 आएगी। और इस डाटा के अंदर अगर मैं चेक करूँ 1/1/5 +4 और आगे क्या लिखेंगे हम 1/1/5 -2। तो ये 5 आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 4 9, ये 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2। तो आंसर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 27। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। 24 नंबर भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2/3 ऑफ ए वाई अगर आपके पास लिखा है कि 8/15 ऑफ ए जेड होगा तो वाई जेड की रेशो बताओ। वाई जेड की रेशो का मतलब है वाई डिवाइड बाय जेड बताना है आपने। तो वाई डिवाइड बाय जेड बताने के लिए आप सीधा सीधा पहले इसको कट कर दो 4 बार, इससे कट करोगे यहाँ पे 5 बार और ये जेड आपका डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5। यही आपके इस क्वेश्चन की रेशो होगी। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। Out of the total sum of 5,000, Tanish invested one part of in 12% simple interest and the remaining part at the 10% at the simple interest. ठीक है। If the total interest that occurred to Dinesh in the 2 years is this, what is the Dinesh invested in the 12%? 12% के ऊपर उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप बेसिक से कर लो या फिर मिक्सचर एलिगेशन से। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से करोगे तो कैलकुलेशन में टाइम बचेगा आपका। अगर हम 12% की बात करें तो आपके पास यहाँ पर हम पहला पार्ट ए लिख लेते हैं 12% का। तो मान लो कि सारा का सारा 5,000 का पैसा आपने इसको 12% के ऊपर ही दे दिया। और बात कर लेते हैं कि एक साल की, तो एक साल का अगर मैं पूछूं 5,000 का 12% कितना होगा हमारे पास टोटल 600 रुपया। ये कैसे निकाला मैंने, यहाँ पर 5,000 है तो मैंने सीधा इसका 12% निकाल लिया एक साल का। ठीक है, तो ये कितना आएगा 600 रुपया। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर बी वाला पार्ट है जो कि इसके ऊपर 10% है, तो आपको चेक करना है कि इसका 10%, तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, और इन दो साल के बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना है 2 साल के बाद, तो एक साल के बाद कॉम्बिनेशन कितना होगा, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 536। तो यहाँ पे कितना आएगा 536। तो मिक्सचर एलिगेशन का फायदा किया है, क्या होगा हमारे पास यहाँ पर इनका कैलकुलेशन में जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे 36 और जो भी टेबल पे इसको कट हो रहा है उसको आप कट कर दोगे, ये आपके पास 4 के टेबल के ऊपर कट हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा 9 और 16। टोटल वैल्यू जो 9 और 16 की है ये कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे 25 और गिवन कितनी है 5,000। अगर 25 की वैल्यू आपके पास 5,000 गिवन है, कब आएगा हमारे पास यहाँ पर, सिंपल सी मल्टीप्लाई करेंगे इसको 200 के साथ। उन्होंने पूछा है 12% का डाटा, तो 12% का डाटा ये रहा, इसको भी क्या करेंगे हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 1,800 रुपया आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास ये बॉड मास से क्वेश्चन रिलेटेड फिर से आ चुका है। सबसे पहले बॉड मास के अंदर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/5 और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 है और मल्टीप्लाई बाय 8। तो डिवाइड में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे 72, 2 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 8। क्लियर। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4/5 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1 और मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 66। आप सारे बच्चे इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.2 और माइनस का अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस का 0.2 मल्टीप्लाई बाय 8। 72 में से अगर 8 को माइनस करेंगे यहाँ पे 64 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे प्लस और ये 8 जो है इससे कट कर दो, ये कितना हो जाएगा 8 टाइम यहाँ पे आएगा और 0.2 है ना यहाँ पे, तो 0.2 को अगर सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे कर लो 2/10 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 1/8 तो था ही, आप इसको कट करोगे ये आएगा 5। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 40 + 1/40 दैट इज इक्वल टू 40 1/40 दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन आपसे ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछा गया है। ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है और दो इसके पैरेलल टेंजेंट है। एक टेंजेंट यहाँ पे और दूसरा टेंजेंट यहाँ पे। मान के चलना कि ये दोनों के दोनों टेंजेंट आए जो है वो आपके पास पैरेलल है, दिखने में भी पैरेलल है। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी ठीक ठाक की है। तो यहाँ पर आपके पास ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल बना लिए हमने, दो टेंजेंट। एक पॉइंट पी है, एक क्यू है, ऑन ए बी सी डी, और रिस्पेक्टिवली जब हम पी क्यू को टच करेंगे तो आर के ऊपर टच करेगा। तो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट हम पी मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हम क्यू मान लेते हैं। जब हम इनको यहाँ पे टच करेंगे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, आर पॉइंट के ऊपर टच करता हुआ जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द एंगल ऑफ ए पीओ क्यू। तो ये सेंटर ओ है, तो हमने अगर इसको मिला दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मिला दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला एंगल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको तीन चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। वैसे तो मैं एक दो प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ कि मान लो एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मैंने बाहर अटैच कर दिए। ठीक है, तो आपको पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो ये लेंथ होगी और ये लेंथ होगी ये बराबर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है, टेंजेंट को अगर मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री होता है। तीसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर मैं इसके सेंटर को इसके साथ मिला दूं तो ये वाला एंगल आपके पास क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, ये आपको तीनों प्रॉपर्टी सर्कल के टेंजेंट के लिए पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो मेरे पास यहाँ पे पैरेलल लाइन है, दो लाइन यहाँ पे पैरेलल है, तो अगर मैं यहाँ पर एक एक्स एंगल बना लेता हूँ और एक एंगल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वाई, तो इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो, नहीं तो ये उत्तर नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन को समझते हैं प्रॉपरली। अगर हम डायग्राम बना चुके हैं ये वाली, तो आप सारे बच्चे देखो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी एंगल इमेजिन कर सकता हूँ। आप भी अपनी मर्जी से कोई इमेजिन एंगल कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये वाला पूरे का पूरा एंगल, ये वाला जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा एंगल जो है ये 80 डिग्री में मान लेता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर ये 80 होगा तो हमारे पास ये वाला एंगल पूरे का पूरा क्या आएगा, ये वाला एंगल जो है पूरे का पूरा हमारे पास 100 डिग्री ही होगा, क्योंकि पैरेलल साइड अगर होंगी तो अंदर वाले एंगल का सम होगा 180 डिग्री। अगर ये 80 है तो ये 100 होगा। और ऊपर से हमारे पास ये जो पॉइंट है ये आपका वही पॉइंट है जो दो टेंजेंट को मिलाने के बाद में बनता है एक सर्कल के ऊपर। तो अगर मैं इसको सेंटर से मिलाऊंगा तो ये इसका क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब है ये वाला एंगल क्या होगा, 40 डिग्री आएगा। सेम एज इट इज अगर इसकी बात करें तो ये भी एंगल ऐसे बाइसेक्ट करेगा, तो ये वाला एंगल हमारे पास 50 डिग्री आएगा। और अगर एक एंगल 50 है, दूसरा अगर 40 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 बनाने के लिए ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री आएगा। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 9 सेंटीमीटर 9 मीटर एंड इट्स हाइट इज 12 मीटर। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल नीडेड टू मेक इट, इफ इट कॉस्ट ऑफ 100 मीटर पर मीटर स्क्वायर नीडेड टू मेक। ओके, तो यहाँ पर एक हमने टेंट बनाना है। यहाँ पे टेंट बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल जरूरी होगा, अगर उसकी कॉस्ट इसके हिसाब से होगी तो वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे आसान तरीका, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगर हमें टेंट बनाना है ऐसे कोनिकल टाइप का, तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, हमें इसके CSA के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आर की, तो आर तो हमारे पास क्लियर है 9, एल हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास ये आर हमारे पास 9 है, एल हाइट इसकी 12 है, तो क्या यहाँ पर हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस से आप सारे बच्चे यहाँ पे इसकी एल की वैल्यू निकालोगे, ये 15 आएगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 135 इंटू पाई। अगर मैं पाई मीटर स्क्वायर की बात करूँ वो 100 रुपए का पड़ता है। तो अगर मैं सिंपल बात करूं आपसे, तो पाई रुपए के लिए मुझे 100 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर 135 पाई की वैल्यू की फाइंड करने के लिए बोल दिया गया, तो हम 100 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल खर्चा कितना आएगा 135, साथ ही साथ डबल जीरो आएंगी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास इक्वेशन बेस्ड आपके पास फॉर्मेशन गिवन है। एक हमारे पास डाटा ये गिवन है और एक ये, उससे पूछा गया कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये आपके पास इस फॉर्मूले का वेरिएबल जो है वो ओपन करके लिखा हुआ है कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा। और अगर ये जीरो के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं वाई माइनस टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास 2। और अगर y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हम 3x प्लस 2 इंटू वाई है, तो y की वैल्यू 2 रखकर
यहाँ से हम x की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 9 आएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 और y की वैल्यू 2, तो 3 2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास एक फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गिवन है, तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि tan y कितना होगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का, कई बार क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे थीटा को ना अज्यूम कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे जो y लिखा है, y को आप सारे बच्चे 0 डिग्री, 30 डिग्री, कोई ऐसा वैल्यू मान के देखो, क्या इसमें से किसी का भी आपका उत्तर पता है? तो tan की ऐसी कोई वैल्यू आपको पता नहीं होगी जहां पर ये आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको थीटा अज्यूम नहीं करना है, आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे tan की फॉर्मेशन ही निकालनी है, tan की वैल्यू को ही फाइंड करना है। तो इसको निकालने का एक तरीका होगा, हम इस क्वेश्चन को जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 sin y, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को पूरे को यहाँ पे cos y से डिवाइड कर लेते हैं लेफ्ट साइड, और साथ ही साथ यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे राइट साइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट साइड डिवाइड करूंगा, जिनको नहीं पता याद कर लो, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है? ये tan थीटा के बराबर होता है। अगर ये cos y है तो जब ये सेपरेट सेपरेट साइन इससे डिवाइड होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे साइन y डिवाइड बाय cos y, और जो भी इसको लिखेंगे यहाँ पे हम इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके लिख सकते हैं। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो साइड बाय साइड हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद सीधा डायरेक्ट एक ही फॉर्मेट में हम tan थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे tan थीटा, और इसको चेक करेंगे ये कट जाएगा, ये 1 आएगा, और इसको चेक करेंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे √5 tan y, ठीक है, tan थीटा नहीं सॉरी y। तो यहाँ पे हमारे पास ये डाटा आ गया। अब सारे बच्चे देखो √5 सबसे पहले है, √5 सबसे पहले है, तो इस डाटा को उधर लेकर जाएंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1 इक्वल टू, यहाँ पे आप सारे बच्चे tan y को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आएगा √y माइनस 2, और इस डाटा को अगर मैं इसके बराबर लेकर आऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे tan y इज इक्वल टू 1 बाई √5 माइनस 2। इसको आप सारे बच्चे रैशनलाइज कर सकते हैं, √2 प्लस 2, √5 प्लस 2 सॉरी √5 प्लस 2। जब आप रैशनलाइज करोगे तो आपका रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर है वो ये आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेबल ऑन द सम ऑफ इन्वेस्टर फॉर द 3 years 20% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पर एनम कंपाउंडेड एनुअली 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। तो आपके पास डिफरेंस इतना है, तो ये सम पूछा गया कितना होगा। इसके लिए देखो आपको या तो फॉर्मूले वाइज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखें, अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% का एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 20% होता है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 44% होता है, और 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए वो 72.8% होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 20% का, ये आपका डाटा है सीआई का, और अगर मैं बात करूं आपके पास एसआई का, तो एक साल का तो कितना होगा 20%, 2 साल का कितना हो जाएगा ये 40%, और 3 साल का कितना हो जाएगा सीधा 60%, ठीक है। और इन दोनों का देखो गैप कितना आ रहा है, आप सिंपली चेक करोगे 72.8 माइनस माइनस अगर 60 करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.8। तो हमारे पास इन दोनों का जो तीसरे साल का जो डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है, वो कितना आ रहा है 12.8%, और क्वेश्चन वालों ने गिवन कितना कर रखा है वो 448। तो उसने यहाँ पे सम पूछा हुआ है, हर क्वेश्चन का सम हमेशा 100% होता है, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको सिर्फ 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो 100% की वैल्यू आएगी हमारे पास 448 डिवाइड बाई 12.8 मल्टीप्लाई बाय 100। ये पॉइंट हटेगा, जीरो ऊपर चले जाएगी यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा 3500। ऑप्शन नंबर थर्ड मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास फिर से एक बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इन्होंने अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है। देखो अप्रोक्सीमेट के अंदर आप अपनी मर्जी से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर आप कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको आप मान लोगे यहाँ पे 500 क्योंकि अप्रोक्सीमेट है, इसको आप मान लोगे यहाँ पे 2, इसको आप मान लोगे यहाँ पे 5, और इसको आप मान सकते हो यहाँ पे 3, और इसको आप मान सकते हो डिवाइड बाय 20, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आप सिंपली चेक कर लो, ये 500 है और ये 10 है, 500 और 10 को ऐड करोगे, 510 में से ये वाला डाटा माइनस करना है, तो अप्रोक्सीमेट इसके हुआ, तो यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आसान पूछा गया है। 23.5% की वैल्यू जो है किसी नंबर का वो 11.75 है, तो वो नंबर क्या होगा? हमेशा नंबर अपने आप में 100% होगा,
तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 100%, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 11.75 डिवाइड बाय 23.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आएगा, आप सीधा सीधा अप्रोक्सीमेट में भी चेक कर लो कि ये लगभग आपका 2 टाइम से कटेगा, 2 इससे कटेगा तो लगभग आपका 50 आंसर होगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस is 21.25 and the mode of the observation is 29, then find the value of p minus k। तो आप सब बच्चों को मैंने पहले ही आपको समझा दिया था मीन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मीन होता है सम डिवाइड बाय नंबर। तो अगर मैं इनको सम करने की शुरुआत करूं 29 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 19 the plus k and plus k that is divisible by how many number are there 1 2 3 4 5 6 7 8, so we can divide by 8, that must be is equal to 21.25। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ सकती है। और मॉड हमारे पास क्या होता है, मॉड हमारे पास वो वेरिएबल होता है जो कि ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, जो कि ज्यादा बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे 29 है, यहाँ पर आप चेक कर लो 29 और कहीं पे भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं 22 हमारे पास एक बार यहाँ पे आ चुका है, 22 हमारे पास एक बार यहाँ पे, 2 बार 22 है, 2 ही बार आपके पास यहाँ पे 15 है। मॉड हमारे पास वो होता है जो ज्यादा बार आ चुका है। ठीक है, तो 15 और 22 तो 2 बार है, तो यहाँ पे 29 अगर उसका मॉड है तो यहाँ पे दोनों बार 29 रहा होगा, तभी तो 29 आपका 3 बार आएगा। जो मॉड होता है वो ज्यादा टाइम आने वाले नंबर को बोलते हैं। तो 29 यहाँ पे है, 29 मुझे 2 बार यहाँ पे रखना पड़ेगा तभी 29 3 बार होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो मॉड होगा वो हमारे पास क्या होगा 29 आएगा। क्लियर। आई होप सब बच्चों को इतना समझ आया होगा। तो p माइनस के का डाटा फाइंड करना है हमने बाय द कैलकुलेशन। तो आपकी k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 20 आएगी, तो आपने यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 29 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। राइट सर्कुलर कोन इज सरमाउंटेड इन ए हेमिस्फीयर। एक हमारे पास यहाँ पे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर यहाँ पे रखा एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं सबसे पहले। उसके ऊपर हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, तो यहाँ पे कोन होगा हमारे पास कुछ ऐसा जो बनता जा रहा है। और उन्होंने लिखा है जो बेस है रेडियस का कोन का इक्वल है बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो वो हमने पहले बेस पर सेम कर लिए। यहाँ पे डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 12 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 12 है तो इसका रेडियस यहाँ पे 6 होगा। ठीक है ना, रेडियस हमारे पास 6 होगा। हाइट ऑफ द कोन है 8, अगर हाइट हमारे पास यहाँ पे 8 है तो हम लिख लेंगे 8 यहाँ पे। और उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द कंपाउंड ऑब्जेक्ट इफ इट इज कॉस्ट 25 टू पेंट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमने सारे को पेंट करना है तो कितने का हमें यहाँ पे कॉस्ट पड़ेगा। तो अगर पेंट करना है तो कोन का हमें क्या चाहिए CSA, और इसका भी हमें यहाँ पे CSA चाहिए होगा, बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने पेंट करना है। तो CSA क्या होता है हमारे पास यहाँ पे पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे हमें एल निकालना पड़ेगा, साइड जो हमारे पास लेंथ है। तो ये एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे 10 आएगी। तो हमें यहाँ पे डाटा लिख सकते हैं पाई इंटू आर इंटू एल। तो मेरे पास जो कोण है, कोण का अगर हमने पेंट करना होगा पाई आर एल, तो वो आएगा मेरे पास 60 पाई 60 पाई। ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे इसको पेंट करना होगा तो इसका हमारे पास जो पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं स्फीयर जो होता है उसका यहाँ पर हमने हाफ ऐड करना है। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो पाई के वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पाई में रहने दो, आर की वैल्यू आएगी 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 72 पाई। इसको और इसको पेंट करना है हमने टोटल। तो टोटल पेंट करने का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे इनको पेंट करने के बाद 213, तो 132 पाई आएगा। और एक पाई के लिए 25 रुपए देने पड़ते हैं, तो 132 पाई के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। आप सारे बच्चे इसको जस्ट मल्टीप्लाई करें और यहाँ से आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 3300। तो ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। 36 नंबर आपके पास है, ये एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रिलेटेड गिवन है। तो पी क्यू और आर की बात करें तो पी डाटा 40 दिन में खत्म कर रहा है, क्यू यहाँ पे 90 दिन में, और आर हमारे पास 36 दिन में डाटा खत्म करता है। सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ पे तीनों का एलसीएम हमारे पास आएगा यहाँ पे 360। मान लो 360 जीबी का डाटा इन्होंने खत्म करना है, तो 40 दिन के अंदर अगर 360 जीबी डाटा खत्म करेंगे तो एक दिन के अंदर 9 जीबी, 90 दिन के अंदर 360 खत्म करेंगे तो एक दिन में 4 जीबी, 36 दिन के अंदर अगर 360 जीबी खत्म करेंगे तो एक दिन के अंदर 10 जीबी डाटा। एक दिन की काम को क्या बोल देते हैं, एफिशिएंसी बोल देते हैं। तो पी की एफिशिएंसी 9 है,
एफिशिएंसी का काम है 1 दिन का, ठीक है। क्याऊ की एफिशिएंसी 4 आई है और आर की एफिशिएंसी 10 है। उन्होंने लिखा है कि पी ने काम शुरू किया, क्याऊ ने ज्वाइन किया आफ्टर 7 डेज, ठीक है, और आर ने ज्वाइन किया आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग से आपके पास कौन काम करेगा? स्टार्टिंग से पी काम करेगा, उसके बाद है क्याऊ काम करेगा पी के साथ मिलकर, उसके बाद है पी के साथ यहाँ पे क्याऊ भी करेगा और आर भी करेगा। तो पी जो है, क्याऊ जो है उसके 7 दिन के बाद काम किया, तो पी ने 9 की एफिशिएंसी से 7 दिन तो काम अकेले ने किया होगा। उसके बाद क्या हुआ, पी एंड क्याऊ ने सिर्फ 1 दिन काम मिलकर किया होगा। पी एंड क्याऊ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 13, 9 और 4 13। तो इन्होंने सिर्फ 1 दिन का काम किया है, तो इतना काम कर दिया। उसके बाद देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि पहले 7 दिन के बाद तो पी आया, क्याऊ आया, तो पी ने 7 दिन काम किया। उसके बाद स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जो है वो आर आया, तो पहले 7 दिन तो हो गए खत्म, तो इन्होंने 1 दिन काम किया होगा, तभी तो आर 8 दिन के बाद आएगा। अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी कंबाइन? हमारे पास 23। इनको ऐड कर लेंगे यहाँ पे 13, 13 और 10 23। इन्होंने कितने दिन काम किया? जो रिमेनिंग काम है वो खत्म हो पाया। अब बात कर लेते हैं रिमेनिंग काम की, तो यहाँ पे 360 तो ये हो गया टोटल काम, इसमें से ये और ये खत्म हो गया काम, तो ये खत्म हुआ काम कितना है मेरे पास यहाँ पे? 76। माइनस करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, 15 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 3, सॉरी 2। तो ये काम हमारे पास जो है अभी बच गया। तो ये वाला काम कितने दिन में खत्म करना है, हमने यही काम यहाँ पे लिखना है। अंडरस्टैंड हुआ सबको हमने कैसे लिखा? आई होप सबको ये क्लियर हो गया। तो हमने ये वाले काम को करने के लिए कितने दिन लगाने हैं? 286 बाय 23। तो यहाँ पे जब हम इसको 286 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो 4 के कारण हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 12, 8/23। तो इसका आंसर ये नहीं है कि हम इसको आंसर मार्क कर दें, क्योंकि ये तो रिमेनिंग काम खत्म करने के लिए इतने दिन लगेंगे, ठीक है। अब सारे बच्चे जरा चेक करो टोटल दिन कितने लगे। 7 दिन ये रहे, 1 दिन ये रहा 8, 8 और ये वाले दिन भी आपको अलग से लगे हैं। तो लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है कि कितने दिन आर को काम करते हुए, तो आर तो सिर्फ इतने दिन ही काम करेगा, 12, 8/23। तो मतलब आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 एंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आपके पास एक डायग्राम गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग आपने आंसर बताना है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द कार मैन्युफैक्चरर, ये आपके पास प्रॉफिट अर्निंग गिवन है, ठीक है। और ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ना कि प्रॉफिट का डाटा है। प्रॉफिट रुपीज नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। In which of the following year the annual profit percentage is closest to the average of the annual profit percentage in all the given year? अगर आपके पास एवरेज पूछा गया तो क्वेश्चन काफी लेंथी होने वाला है, इसके अंदर आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। आप सारे बच्चे इसको ऐड कर लेना, 40 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 70 70 प्लस 60। तो ये टोटल डाटा कितना है? 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आएगा। तो एवरेज आपके पास 56% के अप्रोक्सीमेट आएगा ये, ठीक है। ये किसके आसपास है? ये इसके आसपास है, मतलब ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आई आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज्वाइन करें।